इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस जटिल से दिखने वाले ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को डीकोड करने वाले हैं। वो आड़ी तिरछी रेखाएं जो अक्सर मॉनिटर पर दिखती हैं ना, आज हम उन्हें एक बहुत ही लॉजिकल और आसानी से समझ में आने वाली कहानी में बदल देंगे। दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की कहानी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफ़र का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे हार्ट की इलेक्ट्रिकल जर्नी से, फिर ईसीजी ग्रिड को डिकोड करेंगे, पीक्यूआरएसटी वेव्स को समझेंगे, अलग अलग कैमरा एंगल्स यानी लीड्स पर बात करेंगे, रिदम और रेट के नियम देखेंगे और आखिर में कुछ सामान्य असामान्यताओं और एमआई को डिटेक्ट करना सीखेंगे। सेक्शन 1 हृदय की विद्युतीय यात्रा या यूं कहें एक धड़कन की एनाटमी। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। आखिर ईसीजी है क्या? असल में ईसीजी कुछ और नहीं, बस दिल के अंदर चल रहे अमूर्त इलेक्ट्रिकल करंट्स को शरीर की सतह से पकड़कर उन्हें एक ऐसे विजुअल ग्राफ में बदलने की प्रक्रिया है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें। मतलब एक तरह से दिल की बिजली को कागज पर उतारना। अब सोचने वाली बात है कि ये इतना अहम क्यों है। इस लिस्ट को देखिए। एक साधारण सा दिखने वाला ईसीजी सिर्फ हार्ट रेट या रिदम ही नहीं मापता, बल्कि ये एरिथमिया, हार्ट अटैक, कंडक्शन डिफेक्ट्स, चैम्बर का बढ़ना और यहां तक कि पोटेशियम के खतरनाक स्तर जैसी इलेक्ट्रोलाइट असमानताओं को भी तुरंत पकड़ सकता है। ये सच में कमाल का डायग्नोस्टिक टूल है। तो ये पूरी विद्युतीय यात्रा शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एसए नोड से। इसे हमारे दिल का प्राकृतिक पेसमेकर भी कहते हैं, जो हर मिनट 60 से 100 बार फायर करता है। यहां से करंट एवी नोड की तरफ जाता है, फिर बंडल ऑफ हिज, वहां से राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और आखिर में पुरकिंजे फाइबर्स तक एक लहर की तरफ फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ईसीजी ग्रिड डिकोडिंग, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पेपर पर कैसे पढ़ें। अब उस गुलाबी ग्रिड पेपर को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस समय को मापता है। इस पर बना एक छोटा सा वर्गाकार बॉक्स 0.04 सेकंड के बराबर होता है और एक बड़ा बॉक्स 0.20 सेकंड का। वहीं वर्टिकल एक्सिस वोल्टेज को दर्शाता है, जहां 10 मिलीमीटर की ऊंचाई का मतलब है 1 मिलीवोल्ट। और हाँ, मशीन की पेपर स्पीड हमेशा 25 मिलीमीटर प्रति सेकंड होती है, ताकि ये सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल सटीक रहें। सेक्शन 3 पीक्यूआरएसटी तरंगें और अंतराल। चलिए दिल की अपनी एक अलग वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स को सीखते हैं। ईसीजी पढ़ने का सबसे असरदार निमोनिक है पीक्यूआरएसटी। यहां पी वेव का मतलब है एट्रिया का डीपोलराइजेशन होना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को दिखाता है और टी वेव उनके रीपोलराइजेशन को। एक और अहम चीज है क्यूटी इंटरवल, जो वेंट्रिकल्स की कुल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापता है। अगर ये जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाए तो ये किसी गंभीर एरिथमिया की चेतावनी हो सकता है। चलिए एक क्विक नॉलेज चेक करते हैं। वाइवा या एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि पीआर इंटरवल और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की सामान्य अवधि यानी नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है? सोचिए जरा। तो जवाब है नॉर्मल पीआर इंटरवल 0.12 से 0.20 सेकंड के बीच होना चाहिए। अगर ये 0.20 से ज्यादा है तो समझ लीजिए कोई एवी ब्लॉक है, और नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 0.12 सेकंड से कम होना चाहिए। अगर ये इससे चौड़ा होता है तो ये बंडल ब्रांच ब्लॉक या फिर किसी वेंट्रिकुलर रिदम की तरफ इशारा करता है। इन नंबर्स को रट लेना बहुत जरूरी है। अब इस तुलना को ध्यान से देखिए। एससी सेगमेंट आमतौर पर बिल्कुल सपाट या आइसोइलेक्ट्रिक होता है, लेकिन जब ये अपने रास्ते से भटकता है तो मामला सीरियस हो जाता है। अगर एसटी एलिवेशन है तो ये एक फुल ब्लोन हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का संकेत है, और अगर एसटी डिप्रेशन है तो इसका मतलब है इस्कीमिया यानी हृदय की मांसपेशियों को खून कम मिल रहा है। सेक्शन 4 कैमरा एंगल्स यानी ईसीजी लीड्स, दिल को अलग अलग नजरियों से देखना। इन लीड्स को किसी जेटल साइंस की तरह नहीं, बल्कि अलग अलग जगह रखे कैमरों की तरह समझिए, जो एक ही इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये 6 लिम्ब लीड्स दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वर्टिकल प्लेन यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखती हैं। इनमें 3 बाइपोलर लीड्स हैं, I, 2 और 3, जो एंथोवेन्स लॉ को फॉलो करती हैं, और 3 ऑगमेंटेड लीड्स हैं, AVR, AVL और AVF। ये सब मिलकर हमारी 12 लीड वाली पिक्चर का आधा हिस्सा पूरा करती हैं। और बाकी आधे हिस्से के लिए हैं ये चेस्ट लीड्स। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक है सॉल। S से सेप्टल, जिसे V1 और V2 देखते हैं। A से एंटीरियर यानी सामने का हिस्सा,
जिसे V3 और V4 कैप्चर करते हैं, और LL से लेटरल यानी बगल का हिस्सा, जिसे देखने का काम V5 और V6 का है। बिल्कुल सिंपल। आगे है सेक्शन 5, रिदम, रेट और कुछ नियम। अब तक जो सीखा उसे अप्लाई करने का समय आ गया है। एक नॉर्मल साइनस रिदम कैसी दिखती है? इसके कुछ सख्त नियम हैं। हार्ट रेट 60 से 100 के बीच होना चाहिए। रिदम बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए। हर QRS कॉम्प्लेक्स से ठीक पहले एक P वेव मौजूद होनी चाहिए। PR इंटरवल नॉर्मल हो और QRS कॉम्प्लेक्स नैरो होना चाहिए। अगर ECG इन शर्तों पर खरा उतरता है तो सब ठीक है। इनमें से एक भी गड़बड़ हुई तो समझो कुछ तो असामान्यता है। सेक्शन 6, असामान्यताएं और MI का पता लगाना जब दिल की कहानी में कोई गड़बड़ हो जाए। जब दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम गड़बड़ाता है तो ECG की शक्ल तुरंत बदल जाती है। इस टेबल को देखिए। एट्रियल फिब्रिलेशन में P वेव्स पूरी तरह गायब हो जाती हैं और रिदम अनियमित हो जाती है। वहीं अगर किसी को हाइपरकैलीमिया है तो उसकी T वेव्स बहुत ऊंची और नुकीली यानी टेंट जैसी हो जाती हैं। हाइपोकैलीमिया में ये फ्लैट हो जाती हैं और एक U वेव भी दिख सकती है। चलिए एक और शानदार सवाल लेते हैं जो सीधे तौर पर एक इमरजेंसी से जुड़ा है। कौन सी विशिष्ट लीड्स इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी दिल के निचले हिस्से के हार्ट अटैक को दर्शाती हैं? इसका सटीक जवाब है लीड्स I, 3 और AVF। जब भी इन तीनों में ST एलिवेशन दिखे तो समझ जाइए कि इंफीरियर वॉल में गड़बड़ है। इसी तरह अगर एंटीरियर वॉल का हार्ट अटैक है तो वो V1 से V4 लीड्स में साफ दिखाई देगा। लेटरल वॉल MI के लिए हमें लीड I, AVL, V5 और V6 की तरफ देखना होगा। ये टेबल तो सच में प्रैक्टिस करने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक दिलचस्प सोचने वाली बात। मान लीजिए कि मॉनिटर पर ECG बिल्कुल परफेक्ट और नॉर्मल साइनस रिदम दिखा रहा है, लेकिन मरीज की कोई पल्स ही नहीं है, कोई नाड़ी नहीं चल रही। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, जवाब यह है कि ECG केवल इलेक्ट्रिकल गतिविधि रिकॉर्ड करता है, खून की असल पंपिंग को नहीं। इसे पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या PEA कहते हैं। ऐसे में मशीन को देखते रहने से काम नहीं चलेगा, तुरंत CPR देना होगा। यह हमें सिखाता है कि ECG एक शानदार टूल तो है, लेकिन असली मरीज का परीक्षण हमेशा सबसे पहले आना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।